हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं सभी का व्यूज ऑफ यू पे, जहां के आपके व्यूज बनेंगे हमारे न्यूज और इस न्यूज से रूबरू होंगे आप सभी। So guys, the biggest update comes regarding our economy till 18th 2021। क्या आप उस अपडेट के बारे में जानते हो? नहीं। अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। वो ये है कि भारत जो है वो रेमिटेंस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपेंट कंट्री बन चुका है। अभी रेमिटेंस रेसिपेंट ये क्या आप जानते हो? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। गाइस, क्यों इतने इरिटेट होते हो? बताता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेमिटेंस रेसिपेंट कंट्री वो कंट्री होता है जो कि रेमिटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेमिटेंस क्या होता है। देखिए, रेमिटेंस बेसिकली होता है वो पैसा जो कि बाहर रहने वाले लोग अपने देश में सेंड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज कर दीजिए कि आप अब्रॉड काम कर रहे हो, आप एज एन एनआरआई वर्किंग अब्रॉड एंड you are sending money to your family from abroad to your own country. That money become remittance. That is remittance. But when our country, when any NRI living in our own country and send money to abroad, then that is remittance paying, not recipient, because at that time that remittance goes outward, that is outward remittance। और इससे पहले जो उन्होंने बात कर रहे थे वो इनवर्ड रेमिटेंस था। सो गाइस, इतना नहीं चर्चा करते हैं, इसके और बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन। द बिगेस्ट अपडेट comes regarding our economy is that कि India becomes world largest recipient of remittances received $87 billion in 2021। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रेसिपेंट हो चुका है। आज spread positivity to become positive because a positive mind is the greatest weapon to win any challenge। So guys, तब तक व्यूज ऑफ यू की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। इतनी खुशी मुझे आज तक। और कितना रिसीव हुआ है? तो $87 बिलियन इन 2021। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, बट रेमिटेंसेस क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पे, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और कैसे इसको, मतलब कि रेमिटेंसेस से हम लोग फायदा उठा सकते हैं अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग में, तो इन सब के बारे में जानेंगे। बट उससे पहले एक और आर्टिकल के बारे में आपको मतलब कि पता करते हैं, एंड उस आर्टिकल में आपको पूरा ये समझ में आ सकता है। जैसे कि इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये रिपोर्ट बेसिकली कंपेयरमेंट का एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है बेसिकली, जिसमें जो कि 24 सितंबर 2019 का है। इसमें बेसिकली सब क्लियर कर दिया रेमिटेंस के रिगार्डिंग कि रेमिटेंस क्या होता है एंड इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, कौन सा रेमिटेंस बेहतर है, कौन सा रेमिटेंसेस के ज्यादा फायदे हैं, मतलब कि ठीक है, और कौन सा रेमिटेंस ड्रॉबैक एज अ ड्रॉबैक है या फिर उसके बहुत सारी कमियां हैं। तो देखिए, बेसिकली रेमिटेंस होता क्या है, जैसे कि पूरे आर्टिकल में देख सकते हैं कि रेमिटेंस वो पैसा होता है, ये वो अमाउंट होता है जो कि बाहर रहने वाला व्यक्ति, जो कि आप ही के देश का रेजिडेंट है, वो नागरिक है, सॉरी सिटीजन है, वो एज अ रेजिडेंट बाहर रह रहा है, एज एन एनआरआई वो बाहर रह रहा है एंड वो अपने परिवार को पैसा दे रहा है बाहर से, दैट इज रेमिटेंस। ठीक है, एंड रेमिटेंसेस यही होता है जो कि बाहर से पेमेंट अपने घर को देता है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। ठीक है, बाहर रह रहा है, वहां काम कर रहा है एंड पेमेंट जो है वो अपने घर के लोगों को कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, बेसिकली स्टैंड बैक कर रहा है। बिकॉज रेमिटेंस का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा भेज देना, बिकॉज उन लोगों ने पैसा देके या फिर उस लड़के में, जो लड़का बाहर गया है पढ़ने, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और दोबारा उनको वही पैसा उनको मिल रहा है, इस वजह से रेमिटेंस को कहा गया है। टू रिमिट या फिर टू स्टैंड बैक, मुझे बहुत अच्छा वर्ड ये लगता है। इसमें पूरा मीनिंग बता देता है आपके पेरेंट्स के रिगार्डिंग कि पेरेंट्स ने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है एंड दैट्स द रीजन कि वो दोबारा उनको पैसा मिल रहा है, इस वजह से उसको रेमिटेंस कहा गया है। ठीक है, रेमिटेंस एक वर्ड टू रिमिट से आता है जिसका मतलब होता है टू सेंड बैक। ठीक है, सेकेंड थिंग कि रेमिटेंस कौन सा बेहतर होता है, कौन सा खराब होता है या फिर खराब क्यों होता है, सब जानते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल की रेमिटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस, एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने को बताया कि इनवर्ड रेमिटेंस का बेसिकली मतलब होता है वो जो कि बाहर के लोग अपने यहाँ भेजते हैं, दैट इज मतलब भारत में भेजते हैं, दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस फॉर इंडिया, ठीक है। बट उनके लिए यूएसए के लिए वो आउटवर्ड रेमिटेंस होगा, ठीक है। और जो हमारे लिए आउटवर्ड रेमिटेंस होगा वो यूएसए के लिए इनवर्ड रेमिटेंस होगा। अब यही से आप कॉन्सेप्ट समझ लो। आउटवर्ड रेमिटेंस पे हमेशा कोई भी कंट्री टैक्स इंपोज करती है, यानी कि भारत भी इंपोज करती होगी, बिल्कुल करती है, यूएसए बिल्कुल करता है। एंड इसी को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप आउटवर्ड रेमिटेंस पर टैक्स ले रहे हो और इनवर्ड रेमिटेंस पर टैक्स नहीं ले रहे हो, तो ये दोनों एक बराबर हैं। मजा नहीं आ रहा है। अगर आप आउटवर्ड रेमिटेंस पर टैक्स लेते हो और इनवर्ड रेमिटेंस पर टैक्स नहीं लेते हो, सपोज कर लो, तो इससे होगा क्या कि दूसरा देश भी आपके यहाँ आने वाले रेमिटेंसेस पर टैक्स इंपोज कर देगा एंड उससे आपको घाटा होगा, ठीक है। हाँ, आपको घाटा नहीं होगा, नेशन को घाटा नहीं होगा, बट माइक्रो लेवल पर वो सही नहीं होगा। एक और बात, क्या रेमिटेंस माइक्रो पैराडॉक्स नहीं है? कुछ हद तक नहीं है, बट सम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या फिर कुछ पॉइंट्स पर ये माइक्रो पैराडॉक्स वाला काम कर देता है, जैसे कि अभी कर रहा है। लेकिन अगर इसको सुधार लिया जाए तो ये माइक्रो पैराडॉक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये क्या है? माइक्रो पैराडॉक्स बेसिकली वो होता है जब कोई चीज छोटे लेवल पर सही होता है बट बड़े लेवल पर सही नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो पैराडॉक्स। या फिर जो चीज बड़े लेवल पर सही होता है और छोटे लेवल पर सही नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो या फिर माइक्रो पैराडॉक्स। अब मजा आया। ये कैसे माइक्रो लेवल पर बहुत अच्छा है या फिर बहुत सही है? देखिए, माइक्रो लेवल पर फैमिली का हेल्थ केयर, फूड, ये सब मेंटेन अच्छे से रहता है एंड मैक्रो लेवल पर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। मैक्रो लेवल पर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर हमें अपने अर्थव्यवस्था को झकझोरने से बचाना है या फिर उसको बेहतर बनाना है तो हमें इनवर्ड रेमिटेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्ड रेमिटेंस से क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और कंजप्शन भी बढ़ता है, और ये कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स भी है। लेकिन ये क्या जीडीपी का फॉर्म है या फिर जीडीपी का पार्ट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की रेमिटेंस एक ट्रांसफर पेमेंट है, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी का पार्ट नहीं होता है, जैसे कि हमने अपने 12th के नेशनल इनकम में पढ़ा था। क्या नेशनल इनकम में आप ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली नहीं कर रहे थे तो यहाँ क्यों करोगे? ये भी रेमिटेंस है एंड रेमिटेंस इज अ ट्रांसफर पेमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम। और अगर नेशनल इनकम में नहीं आता है तो जीडीपी में कहां से आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, हालांकि इसका इफेक्ट जीडीपी पर पड़ता नहीं है क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, और पड़ता भी है तो लॉन्ग रन में पड़ता है, अभी कम पड़ता है, एज द रिपोर्ट ऑफ फिलीपींस शो, ठीक है। क्योंकि फिलीपींस में 0.018% उसके इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा, जीडीपी पे असर पड़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, ठीक है। सभी रेमिटेंसेस पेमेंट हैं, ये भी याद रखिएगा कि जितने भी रेमिटेंसेस हैं वो पेमेंट है, लेकिन जितने भी पेमेंट्स हैं वो रेमिटेंसेस नहीं है। यही डिफरेंस आपको बता रहे थे। अब ये सोचते हो कि इसको पेमेंट भी तो कर सकते हैं, नहीं, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट, नॉट फुल्ली पेमेंट, इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट। बैंक ट्रांसफर और रेमिटेंस में क्या अंतर है? बैंक ट्रांसफर में हम लोग केवल फंड को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन रेमिटेंसेस में केवल फंड को आप ट्रांसफर नहीं करते हो। ये ट्रांसफर पेमेंट है, दोनों ही ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन एक में आप केवल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, एक में आप सबको ट्रांसफर कर सकते हो, पैसा, गुड्स, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। और ये नेशन वाइज, मतलब कि एक नेशन से दूसरे नेशन में हो रहा है। यूएसए में रहने वाला व्यक्ति आपके यहाँ कोई पेमेंट करता है और अपने घर में करता है, बेसिकली यहाँ पे आता है कि अपने घर में, ऐसा नहीं कि वहां से बैठे बैठे कोई कंपनी में पैसा दे रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड रेमिटेंस, अपने घर दे, मतलब बिकॉज रेमिटेंस का मतलब ही होता है टू सेंड बैक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। ये क्लियर हो गया। रेमिटेंस को बढ़ाना कैसे है, कैसे बढ़ा सकते हैं? रेमिटेंस को बढ़ाने का कारण केवल एक तरीका है, वो है टैक्स में छूट देना। आप आउटवर्ड रेमिटेंसेस पर टैक्स मत लो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान, जिसको आप लोग बहुत कम नीचे समझते हो, उसकी भी एक बात सुन लो। पाकिस्तान ने 2009 में एक प्रोग्राम निकाला है, बेसिकली एक योजना, जैसे भारत में निकलती योजना, वैसे उसने भी योजना निकाली थी, जिसमें वो उसने क्या किया है कि कोई भी पेमेंट
आउटवर्ड चाहे इनवर्ड हो, किसी पर भी वो टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। ना ही आउटवर्ड रेमिटेंसेस पर टैक्स लेगा और ना ही इनवर्ड रेमिटेंसेस पर टैक्स लेगा। दैट्स अ गुड न्यूज, अच्छा काम किया है पाकिस्तान ने। एंड दैट्स वाई द रीजन कि पाकिस्तान भी इसी रेस में ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे है, ये भी याद रखिएगा। 4th की 5th नंबर पे है, पहले पे भारत है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे मैक्सिको या फिर फिलीपींस है, एंड 4th पे पाकिस्तान है, ठीक है। अब कौन सा बेहतर होता है, आप भी अंदाजा लगा सकते हो, इनवर्ड रेमिटेंस बेहतर होगा। एंड भारत के साथ भी यही हुआ है कि $87 बिलियन भारत ने एज ए रेमिटेंस रिसीव किया है फ्रॉम अब्रॉड। एक और आपको रिपोर्ट शो करता हूं जिसमें कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या रेमिटेंस का कुछ असर पड़ा है फिलहाल में। देख सकते हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में दे रहा है, ये 17 नवंबर का रिपोर्ट है और कुछ समय पहले ही, अगर मैं आपको इस रिपोर्ट के पीछे का दिखलाऊं तो कुछ समय पहले ही आपको दिखलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले ही नहीं दिया है, पहले इसके 11 बजे के लगभग में हमारा जो रुपीज है वो 13 पैसे कमजोर हो गया था। लेकिन आफ्टर दैट 11 बजे के बाद जो 4 बजा, उसके बाद क्या हुआ कि जो रूपी है वो राइज कर दिया 10 पैसे टू एंड एट 74.27। इससे पहले कितना था, इससे पहले था 74.37, ठीक है, 74 रुपए 37 पैसे। लेकिन ये जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट पड़ा है एंड अब जो रुपीज है वो एप्रिशिएट हो गया। देखिए, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, ठीक है। डिवैल्यूएशन है या रिवैल्यूएशन है ये सरकार खुद करता है, ऐसा है नहीं। डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन ये मार्केट की वजह से होता है। एंड डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, आई एम रियली कंफ्यूज। लेकिन डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन देख लीजिए, ये हमेशा मार्केट फोर्सेस के कारण होता है और डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन सरकार खुद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रुपीज है वो एप्रिसिएट किया है, 10 पैसे एप्रिसिएट किया है, ठीक है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर आवर इकोनॉमी। एंड कुछ समय पहले ही 13 पैसे कमजोर हुआ था, लेकिन इसके होने के बाद मैंने भी देखा कि भाई रेमिटेंस जब आया तो कुछ तो ग्रोथ होना चाहिए, तो हाँ हुआ, रुपीज जो है वो स्ट्रांग हुआ। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनवर्ड रेमिटेंसेस से जो होगा ये हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो यूएस डॉलर को के वैल्यू को होल्ड किए रहेगा, स्थिर किए रहेगा। घटने का तो सवाल ही नहीं है, बढ़ेगा जरूर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है। और आउटवर्ड रेमिटेंस हमारा जो रुपीज वो वीक होता है, ठीक है। तो आउटवर्ड रेमिटेंस अगर बढ़ता है हमारे इकोनॉमी में तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस, या फिर किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आउटवर्ड रेमिटेंस तो डेवलपिंग नेशन के लिए या फिर डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारा देश है, हमारा भारत देश है, उसके लिए तो बिल्कुल खतरे वाला चीज है। एक्ट लाइक अ पॉइजन। दैट टाइम वो जो आपका रेमिटेंस है वो कैटलिस्ट का काम नहीं करेगा, दैट टाइम वो पॉइजन का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को तेज कर देना, किसी प्रोसेस को तेज कर देना। एंड रेमिटेंस भी वही करता है, केवल किसी भी प्रोसेस को तेज कर देता है, ठीक है। तो यही पूरा रेमिटेंस का मतलब कि रिपोर्ट था। और जैसे कि रिपोर्ट ने आपको बताया भी कि इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट इन 2021 ऑल्सो, बिकॉज इससे पहले भी भारत ही था, 83 बिलियन था, अब 83 बिलियन से बढ़ के 87 बिलियन हो गया है यूएसडी, ठीक है, यूएस डॉलर में। सो गाइस, एक और चीज भी है कि ये गरीबी को भी कम कर देता है। एंड इसका इफेक्ट तो हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ गरीबी को भी कम कर देता है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। और ये कैटलिस्ट का काम करता है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर मॉनेटरी पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए इन डेवलपिंग नेशंस बेसिकली। सो गाइस, यही था आज का रिपोर्ट, यही था आज का अपडेट रिगार्डिंग और इकोनॉमी, बिगेस्ट अपडेट रिगार्डिंग और इकोनॉमी की फिर अगेन भारत बन चुका है सबसे बड़ा रेमिटेंस रेसिपेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो गाइस, तब तक के लिए स्प्रेड पॉजिटिविटी टू बिकम पॉजिटिव, बिकॉज योर पॉजिटिव माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेपन टू विन एनी चैलेंज। सभी को व्यूज ऑफ व्यू की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड धन्यवाद।